करने के लिए हम लोग के बीच में इस तरफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए विभिन्न दलों से लोग यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी का भी हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि यह 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। इसी संबंध में यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान जेपी नड्डा जी का जनसभा में पधारे हुए टीकमगढ़ लोकसभा के 277 बूथ कमिटीज के सदस्य, 32 मंडलों के कार्यकर्ता, 317 शक्ति केंद्रों के शक्तिवान कार्यकर्ता, 8 विधानसभाओं के सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु भगिनियों का श्री राम राजा सरकार की धरती पर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो लोकसभा के एकदम ऐसे सांसद, खजुराहो के एक कार्यकर्ता के दिल में रहने वाले शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। कृपया उपस्थित जनसमूह को अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की, राम राजा सरकार की। अरे आज टीकमगढ़ के अंदर सभा है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सब अभिनंदन करें। आज इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री और जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा विगत कई वर्षों से लगातार इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर बीरेंद्र खटेक जी का भी हम जोरदार तालियों से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी का अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, संभाग के प्रभारी भाई चौधरी मुकेश सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री हरिशंकर खटीक जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष सम्मानीय विधायक बहन ललिता यादव जी, लोकसभा के प्रभारी सुधीर अग्रवाल जी, लोकसभा के संयोजक विवेक चतुर्वेदी जी, सह संयोजक आदरणीय मणिकांत जी, जिले के अध्यक्ष अमित नूना जी, जिले के अध्यक्ष निवाड़ी के अखिलेश अयाची जी, छतरपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रवान सिंह गौतम जी, हमारे विधायक निवाड़ी अनिल जैन जी, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, कामाख्या प्रसाद सिंह जी, अखंड प्रताप सिंह जी, राहुल सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण। और इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन, और आज मैंने सुना है कि बड़ी संख्या में आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में भी लोग सम्मिलित हुए। मैं उनका भी भाजपा के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरा है, लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस देश के अंदर अब की बार 400 पार के नारे के साथ तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। तो मेरे भाई और बहनों, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, इस टीकमगढ़ के क्षेत्र में, जिसे लोग कहते थे ये बुंदेलखंड का क्षेत्र तो ये सूखा बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड तो
गरीबों का बुंदेलखंड है। लेकिन आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, इस बुंदेलखंड को सूखा बुंदेलखंड से हरा भरा बुंदेलखंड बनाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, इस बुंदेलखंड और टीकमगढ़ को समृद्धशाली बुंदेलखंड और टीकमगढ़ बनाएंगे। लेकिन आज हमें गर्व है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना इस देश के अंदर देखा था कि कैन बेतवा लिंक परियोजना जो 44,605 करोड़ की, अगर किसी ने उस बुंदेलखंड को, लोग बुंदेलखंड में कांग्रेस जिंदगी भर राजनीति करती रही, केवल बुंदेलखंड की गरीबी के लिए केवल दिखावा करते रहे। लेकिन आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए? इस बुंदेलखंड की जनता के लिए 44,605 करोड़ की कैन बेतवा परियोजना दे करके बजट में प्रावधान करके उसके टेंडर हो गए और जिस दिन परियोजना पूरी होगी, मेरे नागरिक भाई और बहनों, इस बुंदेलखंड के 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 41 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। तो ये जो बुंदेलखंड है, जब किसानों को सिंचाई मिलेगी, सड़क बिजली पानी मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। अब ये बुंदेलखंड सूखा नहीं हरा भरा होगा और ये बुंदेलखंड गरीब नहीं समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हर गरीब के जीवन को बदलने का, इस क्षेत्र के विकास के लिए, देश के सम्मान के लिए, भारत के मानव सम्मान के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत और आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने, बुंदेलखंड की जनता ने और टीकमगढ़ की जनता ने भी तय कर लिया है कि हम इस बार हर बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर कमल खिलाएंगे और हर बूथ पर कमल खिलाएंगे तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को हर बूथ पर प्रचंड बहुमत से विजयश्री दिलाएंगे। बोलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे पीछे से बताओ, बनाएंगे? तो वीरेंद्र कुमार जी को हम हर बूथ पर कमल खिला करके ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री दिलाएंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। हर बूथ पर कमल खिलाएंगे, यह सब आपको आश्वस्त करते हैं और आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। विकसित भारत की कल्पना से 24/7 2047 माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में लगे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी भाई साहब हम लोग के बीच में विराजमान है। कभी भी आप उनके चेहरे पर कोई सिकन देख नहीं सकते। ऐसे खुशहाली के ओर पूरे भारत देश को ले जाने वाले और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्पना को, चाहे वो 370 की धारा 370 हो, रामलला की मंदिर हो या ड्रोन दीदी की कल्पना हो, लखपति दीदी हो, किसान समृद्धि योजना हो, हर एक योजना को धरातल पर ले जाते हुए गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुंदेलखंड की धरती पर हम सब लोग बहुत 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 स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं,
G20 के माध्यम से अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इसको भी साकार करके आप बैठे हुए आप विराजमान है। आपका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ भारत के विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी भाई साहब को कृपया आकर आज श्री हनुमंत लाल जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर हम लोगों के अंदर शक्ति ऊर्जा प्रदान करें। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भाई साहब, बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भाई आवाज में जोर होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे माननीय चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, हरिशंकर खटीक जी, श्रीमती ललिता यादव जी, श्री अमित नूना जी, अखिलेश अयाची जी, चंद्रभान सिंह गौतम जी, अनिल जैन जी, सुधीर अग्रवाल जी, विवेक चतुर्वेदी जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज बहुत ही शुभ दिन है, हनुमान जयंती है और मैं आप सबको हनुमान जयंती की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ओम हनुमंते नमः। मित्रों, जब मैं यहां टीकमगढ़ में आया हूं, ये पवित्र भूमि, ये वीरों की भूमि, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आपके आशीर्वाद से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी अभी मेरे पहले हमारे वीरेंद्र कुमार जी ने और विष्णुदत्त जी ने चुनाव के सिलसिले में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा की है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली इसलिए है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति की सोच, ये सब कुछ 10 सालों में बदल चुकी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं बदल चुकी है बोलता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले आप ही कहा करते थे कि यह तो राजनीति में कुछ बदलाव नहीं आएगा,
ये तो ऐसे ही चलेगा, निराशा का वातावरण हमेशा व्याप्त रहता था, कुछ नहीं बदलने वाला है। आज वहीं भारत का सामान्य मानवी ये कहने लगा है कि देश बदल गया है और देश विकसित भारत के रास्ते पर चल पड़ा है। और इसीलिए ये वीरेंद्र कुमार जी का चुनाव नहीं है। आपने वीरेंद्र कुमार जी को चुनाव जिताने का संकल्प बना लिया, लेकिन यह चुनाव वीरेंद्र जी के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प का चुनाव है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए हमें मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और जो निर्णायक सरकार, जो निर्णय ले सके, ऐसी सरकार चाहिए। आपने 2019 में अपने ही उंगली से ईवीएम का बटन दबाकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आपने किया था और आपने वीरेंद्र कुमार जी को चुनाव जिता के भेजा था। एक स्थिर सरकार बनी। स्थिर सरकार बनने के कारण क्या फर्क आया? स्थिर सरकार बनने के कारण फर्क यह आया कि जो हम 1951 से नारा लगाते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, 1951 12 दिन से नारा लगा रहे थे, लेकिन आपकी उंगली ने कमाल दिखाया। आपने ईवीएम का बटन दबाया और 6 अगस्त को वीरेंद्र कुमार ने संसद में जाकर के धारा 370 को धाराशाही करने वाला विधेयक का बटन दबा दिया और सदा सदा के लिए धाराशाही कर दिया। ये फर्क पड़ता है। स्थिर सरकार का फर्क क्या पड़ा कि हम कहते थे 1997 में हमने कहा था पालमपुर में कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। 1997 में कहा, हमारे विरोधी भी हमारा उपहास उड़ाते थे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी और आप सब लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा 10 दिन के कठोर अनुष्ठान के पश्चात रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर के हम सबके बीच में आया। इसलिए मित्रों, आज राजनीति की संस्कृति, राजनीति का तौर तरीका, ये सब कुछ बदल चुका है और अब हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से, 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, आप 2024 में 4 जून को फिर से वीरेंद्र जी को भेजेंगे। हम 400 पार करेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको भी हमको याद रखना। आज हम ऑटोमोबाइल में 7वें नंबर से छलांग लगा के तीसरे नंबर पर आ गए। हमने जापान को पछाड़ दिया है। जापान, जिसकी डैटसन, टोयोटा गाड़ियां सारे दुनिया में मशहूर थी, आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर पर खड़ा है। आज दवाइयों में भारत दुनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला दूसरे नंबर का देश भारत बन गया है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज कहीं बन रही है तो वो भारत में बन रही है और दुनिया में 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में
हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, 10 साल पहले आप खिलौने भी चाइना से खरीदते थे और दीपावली में भी हमारे गणेश जी चाइना से आकर के आपके घर में विराजमान होते थे। आज टॉय इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया। आज आपको खुशी होगी, आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये अंतर है। एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है। विकास की दृष्टि से किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया गया है वो आपके सामने है। स्टील के प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए और उसी तरीके से विकास की दृष्टि से हम सब लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है। अगर मैं हाईवेज की बात करूं, कभी आपने सोचा था कि टीकमगढ़ भी हाईवे के नक्शे पर आएगा? आज वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में आपको नेशनल हाईवे की स्वीकृति प्रदान हो गई है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कभी सोचा था क्या? आज 1,65,000 किलोमीटर की सड़क 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। उसी तरीके से आज रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, कोई रूट नहीं रहा जहां इलेक्ट्रिफिकेशन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है और 51,886 किलोमीटर की सड़क की रेल ट्रैक, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है और विकास के साथ उसको जोड़ा गया है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि टीकमगढ़ में सिंगल लाइन में भी वंदे भारत चल रही है और वंदे भारत से आपको युक्त किया गया है। कभी सोचा था कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी और आज 3-3 दिन 4-4 दिन की बुकिंग हो रही है, बुकिंग फुल मिल रही है। ये विकसित भारत के संकल्प की हमको एक छोटा सा परिदृश्य देखने को मिलता है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, माताएं बैठी हैं, हमारे नौजवान बैठे, मोदी जी ने पिछले 10 साल में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको जो ताकत दी, सशक्तिकरण किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है। आज भारत में इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज भारत की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। 25 करोड़ लोग आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें शायद 6,000 आप देते हैं, 6 आप 12,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको मिल रहा है और 11 करोड़ में 80 लाख किसान हमारे किसान मध्य प्रदेश के किसान हैं, हमको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना में 82 लाख कनेक्शंस आपको दिए गए और जल जीवन मिशन में लगभग 55 लाख लोगों के हर घर नल, हर घर जल लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं यहां आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करना चाहूंगा। ये वीरेंद्र जी हैं, लंबे समय से एमपी हैं। ये हमारे विष्णुदत्त जी हैं, ये एमपी हैं, इनसे पूछिए। ये राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं 1993 में एमएलए बन गया था और मेरा वीडियो 1993 में आकर के मुझसे कहा करता था कि नड्डा साहब बताओ, आपको इंदिरा आवास योजना में पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको, किस गरीब को देना है। मैं कहा करता था, भैया ये तू ही रख ले, मैं कहां बांटूंगा ये 2 घर एक पंचायत में, कैसे काम चलेगा? 1 अनार 100 बीमार कहां चलेगा? आज मोदी जी के नेतृत्व में
10 साल में 4 करोड़ पक्के घर बने, 4 करोड़ पक्के घर। पूछिए वीरेंद्र कुमार जी से, एक एक पंचायत में 40-40 घर बन गए, 50-50 घर बन गए। एक एक पंचायत में हम लोगों को 93-94 में 2-2 लाख रुपए आता था विकास के लिए। आज एक एक पंचायत में 6-6 करोड़, 5-5 करोड़ आ रहा है। ये आज विकास की नई गति है और इस तरीके से विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यहां आपके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आप वीरेंद्र कुमार जी को चुनाव जिता के भेजेंगे और मोदी जी का संकल्प है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ और पक्के घर बना करके दिए जाएंगे, 3 करोड़ घर बने। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि हम सब लोग एप्लीकेशन लिखा करते थे कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब किसान है, इसको कैंसर हो गया है, इसको बाईपास होना है, इसके हार्ट में नया वेल्व लगना है, इसमें 2.5 लाख रुपए का खर्च है, इसमें 2 लाख रुपए का खर्च है, कृपया देने की अनुशंसा करिए। हम 2.5 लाख मांगते थे, हमको 1.5 मिलता था। हम 1.5 मांगते थे, हमको 75,000 मिलता था। हम फिर 75,000 लोगों से इकट्ठा करते थे, तब जाकर के उसके जीवन को बचाते थे। आज आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख भारत के परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और वो आबादी जो गरीब है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, लिफ्टमैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, पल्लेदार जो बोझा उठाता है, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, जो हमारे बाल काटते हैं, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को मोदी जी ने हर साल 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए। बोलिए, आयुष्मान भारत में 5 लाख का हेल्थ कवर मिला ना? मिला ना? आप समझिए कि उस गरीब की स्थिति कैसी बदली है। और अब मोदी जी ने तय किया है वीरेंद्र कुमार जी को जिता के भेजना। इस देश में 70 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बहन माता, कोई भी किसी भी आमदनी का, किसी भी वर्ग का, पैसे वाला हो या गरीब हो, हर कोई जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत में दे दिया जाएगा। इस काम को किया जाएगा। ऐसे विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आपके तरफ से जो मध्य प्रदेश में टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स का जो हिस्सा आपको मिलता है, मोदी जी ने उसको 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश के प्रति उसको आगे बढ़ाया। उसी तरीके से ग्रांट इन एड में आपको 4 गुना बढ़ा दिया गया है। यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। यहां पर ये जो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसको भी ग्वालियर में इनॉग्रेट किया गया। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आपको मिला। 14 मेडिकल कॉलेज आपको मिले। और मुझे खुशी है आपको बोलते हुए कि मैं ही जब स्वास्थ्य मंत्री था तब हम लोगों ने सैंक्शन किया था, और आज उसकी बिल्डिंग टीकमगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। इसके लिए आपको ध्यान दें। और टीकमगढ़ में भी खुल रहा है और छतरपुर में भी खुल रहा है। छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। यहां किसान भाई बैठे हैं। कभी सोचा था कि केन बेतवा प्रोजेक्ट ये मिलेगा हमको? जिस बात की चर्चा हमारे विष्णुदत्त जी कर रहे थे, आने वाले समय में टीकमगढ़, ये सारा इलाका हरियाली से भर जाएगा और यह सारा इरिगेटेड लैंड होगा केन बेतवा के कारण। और आपको मालूम है कितना खर्च हो रहा है? 44,500 करोड़ रुपए। 44,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने केन बेतवा के माध्यम से ये प्रोजेक्ट को इस तरीके से आपको देने का प्रयास किया है। और इसी तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के तहत आपको जोड़ने का, जो आगे बढ़ाने का काम है, उसको प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां ये बोलना चाहूंगा कि चाहे वो लखपति बहन हो या लखपति दीदी हो या लखपति
हमारी लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये सारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण कर रही हैं और महिलाओं को ताकत दे रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने आपके सामने एक लंबी लिस्ट, अगर मैं विकास के कामों की बात कहने लगूं तो लंबी कहानी है, मैं कहता रह जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन कहानी समाप्त नहीं होगी। लेकिन ये चुनाव की बेला, इसलिए मैं चुनाव की दृष्टि से आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको चुनाव करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में विकास करने के लिए लगे हुए हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरे तरफ इंडिया अलायंस, घमंडिया गठबंधन ये कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस सिर्फ दो बातों का अलायंस है। एक, परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने में लगी हैं, और दूसरा, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुए। सब लोग इसी काम में लगे हैं, कोई और काम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस के जमाने में कोल घोटाला हुआ था कि नहीं? कोयला का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? जरा जोर से बोलो भैया, कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के जमाने में हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के जमाने में चीनी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? चावल का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारे 2G 3G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ये कांग्रेस ने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा। तीनों लोक में घोटाले ही घोटाले किए। ये कांग्रेस पार्टी का राज है। आप बताइए, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के नेताओं ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, टीएमसी की ममता की सरकार के मंत्रियों ने ये टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के लोगों ने बालू घोटाला किया? आप बताइए, के कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब लोग घोटालेबाज इकट्ठे आ गए, तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएं, इस काम में लगे। ये अपनी रैली करते हैं तो दो कुर्सियां खाली रखते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे दो मुख्यमंत्री जेल में गए हुए हैं, इनके लिए जगह खाली रखी हुई है। अरे 2024 4 जून का इंतजार करो, मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और तेज होगी और लोगों को सजा मिलेगी। इस तरीके का काम होगा। आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बताओ भैया, बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सतेंद्र सिंह जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये आधे बेल पर है और आधे जेल में है। ऐसी है इनकी सरकार, और ऐसे हैं ये नेता, और ऐसे हैं इनकी करतूतें। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा है, और एक तरफ ये लोग हैं
जो गरीबों के हक पर डाका डाल करके अपने परिवारों को पास पोसने का काम कर रहे हैं। बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे ना? आप बताइए, 400 पार करेंगे ना? फिर एक बार और वीरेंद्र जी को जिता के भेजेंगे ना? भेजेंगे ना? फिर एक बार अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया नहीं, अब तो सिर्फ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत के ओर अग्रसर यह भारतीय जनता पार्टी के